हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसमें मैं आपको ना सब कुछ बताऊँगी अभी तक क्या क्या हुआ, मेरे मेंस कैसे गए, मेरा मेंस का एक्सपीरियंस कैसा था, और मैंने अपना ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर किया आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स, एंड उसके बाद अभी क्या चल रहा है, मेरा आगे का क्या प्लान है, सब कुछ ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो आज है 20 अगस्त और सुबह के 9 बज रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से 1-2 हफ्ते से बारिश ये बहुत ज़्यादा लगी है, और 1-2 जगह तो क्लाउड बर्स्ट भी हो गया। तो काफ़ी सिचुएशन ख़राब चल रही है, मतलब हमारे एरिया में ठीक है बट हमारी स्टेट में कहीं कहीं। बाय द वे फिर से बता देती हूँ, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मैंने बता रखा है पहले भी, बट मैं ऐसे ओपनली इतना नहीं बताती हूँ, बस ऐसे ही। तो और मेरा जो एग्ज़ाम था अभी वो JKPSC का था, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, जो कि मेरा अभी ये सेकंड मेंस मैंने दिया है। तो इसका रिज़ल्ट अभी आएगा कुछ टाइम में। बेसिकली रिज़ल्ट, मेंस के रिज़ल्ट को वो थोड़ा टाइम लेते हैं, 2-2.5 महीने तक, मिनिमम 2 महीने, मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, बट मिनिमम 2 महीने, और टाइम पे निकाल ही देते हैं वो रिज़ल्ट। तो जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा ना, उसके 10 से लेकर 12 दिन के बीच में वो इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब आपका हो रहा है मेंस, नहीं हो रहा है मेंस, बट इंटरव्यू के लिए आपको टाइम नहीं मिलता प्रिपेयर करने के लिए, वो पहले ही करना पड़ता है। तो मतलब अब प्रोबेबिलिटी तो यही लेके चलेंगे ना हम कि हाँ हमारा हो रहा है क्लियर, तो मतलब इंटरव्यू का प्रिपेयर पहले ही करना है। उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, जब भी आएगा रिज़ल्ट उसके 10 से 12 दिन के बीच में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू चलेंगे खींच के 10-12 दिन, क्योंकि अभी तो सीट्स कम चल रही हैं। जब मैंने लास्ट टाइम दिया था तब ज़्यादा सीट्स थी, ज़्यादा बच्चे थे, तो लंबा चला था। इस बार छोटा ही चलेगा, वो 10-12 दिन मुझे लग रहा है जितना। और फिर क्या होता है कि जिस दिन लास्ट इंटरव्यू होगा उस दिन ही शाम को वो रिज़ल्ट निकाल देते हैं। तो मतलब मेंस का रिज़ल्ट आने की देरी है, उसके बाद बहुत फास्ट प्रोसेस है, मतलब जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। तो सब मतलब टिप्स पे होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊँ तो मेरे मेंस कैसे रहे, और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दूँगी कि कैसे चीज़ें मैंने प्रोसीड की। देखो, मैंने एक बार मेंस दे रखा था पहले, जो कि मैंने दिया था फ़ेब में हुए थे एग्ज़ाम्स 2023 में। उसके बाद मैंने एक और अटैम्प्ट दिया था जब, तो तब मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था, तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। तो जब मैंने उस टाइम पे मेंस दिए थे ना, तो मैंने अपना मेंस कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने सिलेबस उठाया था। हमारा जो JKPSC का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है UPSC के, ऑलमोस्ट क्या पूरा 100% सेम सिलेबस है। बस ये है कि जैसे GS1 में कुछ क्वेश्चन स्टेट के आने शुरू हुए हैं पिछले साल से, इस साल से, जो कि पहले नहीं आते थे। बाकी सिलेबस पूरा सेम है UPSC के लेवल का। हाँ, ये कह सकते हो आपकी डिफ़िकल्टी थोड़ी कम कह सकते हो, और आप ये कह सकते हो कि कंपटीशन वो तो है ही है, एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है, तो कंपैरेटिवली डिफरेंस होगा। बट हाँ, अपने हर एक एग्ज़ाम की अपनी एक डिफ़िकल्टी लेवल होती है। तो बस ठीक है, हमें वही जिस लेवल के लिए हम compete करें वहाँ पे हमें अच्छा करना है, दैट्स इट। तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, तो उस टाइम पे मैंने यही सोच के प्रिपेयर किया था कि मेरे को कभी ना कभी UPSC का मेंस देना है, तो मैं इसी लेवल का प्रिपेयर करूँगी कि मेरे को UPSC का मेंस देना है। मैंने कभी भी JKPSC को ऐसा नहीं सोचा कि मैं स्टेट का प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरा जब फर्स्ट अटैम्प्ट था उस टाइम पे मैंने सिलेबस उठाया पूरा, और सिलेबस की हर एक टर्म के नोट्स बना लिए थे। उस टाइम पे मैंने कौन से मटेरियल यूज़ किए थे, तो वो था एक वाजीराम एंड रवि का, दूसरा था विजन IAS का। अब ये मैंने क्यों यूज़ किए, तो उस टाइम पे ना एक चैनल था यूट्यूब पे, IAS मधुमिता, जो कि अभी भी है चैनल बट वो एक्टिव नहीं है। तो उनको मैं ऐसे फॉलो करती थी उस टाइम पे, तो उन्होंने जैसे वाजीराम एंड रवि फॉलो किया था, तो मैंने भी वही फॉलो कर लिया। होता ना, आप जिस टॉपर को उस टाइम देख रहे होते हो तो उनकी सोर्सेज आप फॉलो कर लेते हो। वैसे कहूँ मैं जेन्युइनली तो मेंस के लिए ना सोर्सेज आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक अच्छी है दूसरी बुरी है, कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको वो चीज़ें रिटेन करनी है। मतलब मेरा जो 2 मेंस लिखकर एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको वो बताऊंगी किस तरह से आपको मेंस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मतलब ठीक है, मैं तो होती कौन हूँ आपको ये सब बताने वाली, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैंने सीखा है, ठीक है ना। मेरे पिछली बार भी अच्छे मार्क्स से थोड़े से ही रहा था। हाँ, UPSC में आपको और लेवल बढ़ाना पड़ेगा, इतना मैं कह सकती हूँ, बट
इसमें भी इतना कम नहीं है कि मैं अंडर एस्टिमेट करूँ खुद को, तो ये बोलना चाहूँगी। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि जब मैंने मेंस, हाँ, तो मैंने क्या किया, सिलेबस उठाया। तो हर एक टॉपर, हर एक टीचर भी यही कहते हैं कि आपको मेंस है ना, जो उसमें काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी रिपीटेटिव चीज़ें आती हैं, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ना आपको सिलेबस की एक एक टर्म आनी चाहिए। तो मैंने ये सब चीज़ें मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर ली थी। और फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हमें टाइम भी ज़्यादा मिला था, क्योंकि मेंस पोस्टपोन हो गए थे, तो हमें 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिले थे। मैंने उस टाइम पे भी ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था, जो कि मैंने उस टाइम पे पहले सोच लिया था, प्रीलिम से पहले सोच लिया था कि मेरे को सोशियोलॉजी रखना है। मेरी ऑप्शनल की भी बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चलो बता देती हूँ शॉर्ट में। जब मैंने अपनी UPSC जर्नी स्टार्ट की थी ना, उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं जोलॉजी लूँगी। जोलॉजी मतलब ZOOLOGY वाला, जो कि बायो का सब्जेक्ट है, जिसमें हमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ना होता है। तो क्योंकि मेरे को बेसिकली डॉक्टर बनना था पहले, और मेरे को MBBS में बहुत इंटरेस्ट था, मेरे को बायो में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं इस वे में सोचती थी। तो मेरे को था कि ठीक है, मेरा नीट में तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि गवर्नमेंट सीट मिल सके। तो बहुत उस टाइम पे भी कन्फ्यूजन चली थी कि क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि ठीक है, मैं अभी ड्रॉप नहीं ले रही, मैं आगे प्रोसीड करूँगी एंड आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज। उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन करती हूँ नॉर्मली, और मैंने सब्जेक्ट सोचे BSc, बैचलर्स इन साइंस, जिसमें जोलॉजी पढ़ूंगी, बॉटनी पढ़ूंगी, केमिस्ट्री पढ़ूंगी, और मैं जोलॉजी को ऑप्शनल ले लूँगी। तो ये मैंने उस टाइम पे थॉट प्रोसेस सोचा था। फिर मैंने जोलॉजी 1 साल प्रिपेयर किया। उस टाइम पे मैंने वैसे 1-2 जिनसे कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी लो, वो ज़्यादा अच्छा है। बट मैं बिल्कुल न्यू थी इस फील्ड में UPSC की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन सा ऑप्शनल कैसा है क्या नहीं, और मैं जोलॉजी से पहले से फेमिलियर थी, मेरा ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरे को इसी में जाना चाहिए। मैंने एंथ्रो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, बट मेरा ऐसे कुछ इंटरेस्ट बना नहीं उसमें। उस टाइम पे मेरे को ऐसे लगा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने जोलॉजी में चली गई। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसको 1 साल पढ़ा, नोट्स बनाए अच्छे से, मेरे पास पूरे नोट्स पड़े हैं जोलॉजी के, लेकिन एंड में मैं उन चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाई, और बहुत ज़्यादा ना मोनोटोनस हो गई सिचुएशन कि मैं कॉलेज में भी वही पढ़ा, अभी भी वही पढ़ रही हूँ। मेरे को ऐसे दिमाग ख़राब होने लगा, तो मुझे लगा मेरे को चेंज करना है। तो फिर मैंने सोचा कि सोशियोलॉजी लेते हैं। एक तो छोटा ऑप्शनल है, जो कि सत्य है। और जोलॉजी में क्या था कि जोलॉजी की ना कोचिंग ही 4-5 महीने की थी, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, मैं खुद से प्रिपेयर कर रही थी। प्लस उसका मटेरियल बहुत ही कम अवेलेबल था। अभी तो फ़िलहाल फिर भी होगा, उस टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, यूट्यूब पे ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स, ना नोट्स उसके, मतलब एक एक चीज़ आप गूगल से सर्च कर रहे हो। अभी तो मतलब ChatGPT ने इतना चीज़ें आसान कर दी हैं, उस टाइम पे गूगल से सर्च करना पड़ता था। तो मैंने बहुत ही टाइम वेस्ट किया उन चीज़ों में। पर ठीक है, मैं किसी भी चीज़ को टाइम वेस्ट नहीं समझती। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और आप हर एक चीज़ से सीखते ही हो, तो वो मेरा एक पार्ट है जर्नी का। तो फिर क्या हुआ कि मैंने फिर ऑप्शनल चेंज किया और मैंने सोशियोलॉजी लिया। वो मैंने उस साल के जनवरी में डिसाइड किया था, मतलब ये बात हो रही है 2022 के जनवरी में मैंने डिसाइड किया कि मैं सोशियोलॉजी लूँगी, और मैंने स्लीपी क्लासेस का बैच ज्वाइन किया। तो लेकिन उस टाइम पे प्रीलिम्स की भी टेंशन थी, क्योंकि मई में तो प्रीलिम्स होता है UPSC का। तो मैंने क्या किया कि मैं थोड़े लेक्चर्स ना ऐसे सुनती रहती थी, बस मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाया, बस नोट्स मैं सुनती रहती थी, वीडियोस। तो ये सब किया। फिर जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया GK PSC का, फिर मैंने ऑप्शनल स्टार्ट किया। बट इतना कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने लेक्चर्स सुने थे, वैसे नोट्स कोई नहीं बनाए थे, बट स्टिल आपने जब पूरे सिलेबस के एक बार लेक्चर्स सुने हो, कुछ ना कुछ आउटपुट आपके दिमाग में जाता है, एक ओवरव्यू बन गया होता है सिलेबस का। तो इतना सा मेरा उस टाइम पे था। बट फिर उसके बाद मैंने सोशियो पूरा प्रिपेयर किया, एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर किए, प्लस हमारा पोस्टपोन भी हो गया, तो 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिल गए थे। तो वो सब चीज़ों की वजह से मैंने प्रिपरेशन कर ली थी चीज़ों की। तो ये सब हुआ। फिर मेरा वहाँ क्लियर हो गया मेंस, फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे। फाइनली मेरा जो मतलब फाइनल कट ऑफ से मैं 20 मार्क्स शॉर्ट थी। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे, मेंस में भी अच्छे मार्क्स थे मेरे, ऑप्शनल में भी अच्छे ठीक मार्क्स थे, इतने अच्छे नहीं कहूँगी बट ठीक थे। एक मेरे GS1 में काफ़ी कम हो गए, वो पता नहीं कैसे हो गए, वो 80s में मार्क्स थे, वो मतलब मेरे 120 हो सकते थे। तो वहाँ पे ही मेरा 40 नंबर का डिफरेंस बन गया। मे बी मेरी गलतियाँ हैं, ठीक है, मीडिवल के कुछ क्वेश्चंस थे मुझे नहीं आते थे, ठीक है, बस वो एक GS1 की वजह से मेरा काफ़ी डिफरेंस बन गया। बाकी सब्जेक्ट्स में सब में मेरे अच्छे मार्क्स थे। GS3 में तो मतलब हाईएस्ट थे मेरे शायद से, मतलब टॉपर से तो ऊपर ही थे, बाकी भी मेरे को लग रहा है मेरे हाईएस्ट ही थे।
और बाकी सब में अच्छे थे, मतलब एक ही में हो गया ना, तो इसलिए कहते हैं कि हर एक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बेशक है ऑप्शनल बहुत ज़रूरी है, बट आप ऑप्शनल ही करोगे, बाकी जीएस नहीं कर पाओगे या किसी में भी कम आ जाएंगे तो आप रहोगे, मतलब इन द लास्ट एवरी थिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हर किसी को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। बस ये होता है कि जीएस को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट ऑप्शनल में बहुत टाइम देना पड़ता है, बिकॉज इट्स लाइक अ स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें आपको ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर्स तक पढ़ना होता है, प्लस इतना डिटेल्ड, प्लस मे बी आपने वो पहले कभी ना पढ़ा हो, स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता है ना, उसमें जर्नल चीज़ें नहीं होती, स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद मैंने अपना सेकंड प्रीलिम्स दिया तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, फिर मतलब मैं यूपीएससी में भी लग गई, वहाँ भी नहीं हुआ, तो ऐसे मतलब चीज़ों से जगल कर ही रही थी। फिर उसके बाद वापस से इसका प्रीलिम्स हुआ, तो इस टाइम मैंने क्लियर कर लिया। अब हुआ क्या ना कि बहुत सी ना हमारी स्टेट में ऐसे बात चलती रहती है कि सोशियोलॉजी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता यहाँ पे, और एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बहुत अच्छे नहीं कहूँगी, बट एंथ्रोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि अच्छा स्कोरिंग है यहाँ पे। तो मतलब मेरे लास्ट टाइम भी बुरे मार्क्स नहीं थे सोशो में। मैं ये चीज़ सोचती थी कि यार मेरे पिछली बार भी अच्छे मार्क्स थे, मे बी मैं इस बार और अच्छे से पढ़ के और इम्प्रूव कर लूँ। बट इस बार ना ऐसे अलग से एक कॉन्फिडेंस था कि चलो ठीक है, मुझे एक और मौका मिला मेंस लिखने का, तो लेट इट बी द बेस्ट विच आई कैन गिव। तो मैं हर एक चीज़ को बेस्ट करना चाहती थी, तो मैंने सोचा ठीक है, अच्छा ऑप्शनल कह रहे हैं ये लोग कि एंथ्रो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। और एक दिन क्या हुआ कि अभी मैं इन चीज़ों में सोच ही रही थी, मतलब कभी मेरे को लगता था करना चाहिए, क्योंकि यार बहुत हिम्मत चाहिए आपको एक ऑप्शनल छोड़ के दूसरा प्रिपेयर करने के लिए, वो भी इतने कम टाइम में। तो एक दिन मैं ऐसे बैठी थी, अभी मेरे मन में ये सब थॉट्स चल ही रहे थे, इतने में एक दिन मैं ऐसे कुछ किचन में कुछ बना रही थी, साथ में मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी जो कि मतलब हमारी स्टेट की किसी टॉपर का था। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं सुन रही थी, ठीक है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया कि वो 2018 से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, और उनका कब जाकर 2024 में जाके शायद से क्लियर हुआ था। तो मतलब कितनी लंबी उनकी जर्नी थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फर्स्ट 3 अटैम्प्ट्स सोशियो के साथ दिए थे, जब उनका क्लियर नहीं हो रहा था, कुछ मार्क्स से रह रहा था। फिर उन्होंने लास्ट अटैम्प्ट में अपना ऑप्शनल चेंज किया और एंथ्रो किया, और उस टाइम उनका क्लियर हो गया। तो वो चीज़ जब मैंने सुनी ना, तो वो ऐसा हो जाता है ना समटाइम्स कि आप कोई चीज़ सोच रहे हो और वहीं पे आपको कोई और थॉट भी मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि मतलब भगवान आपको कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये करना चाहिए, करना चाहिए। तो मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं ये चीज़ें सोच भी रही थी, फिर मैंने पॉडकास्ट में भी वो चीज़ सुन ली, फिर हर जगह ये सुन रही हूँ, तो मेरे को लगा कि ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो लेट इट गिव इट अ ट्राई, देखते हैं क्या होगा। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं तो मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे आग से निकलूँगी बाहर, बट इतना पता है मैं कूद बहुत ईज़िली जाती हूँ। कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है तो मैं होता है ठीक है मैं कर लूँगी, लेकिन वो करना कैसे है वो आगे बात की बात, बट मैं कूद जाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, उस दिन मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ऐसे सुना, मैं कर लूँ ऑप्शनल चेंज। अभी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया नहीं था, प्रीलिम्स में दे चुकी थी बट रिज़ल्ट आया नहीं था, तो मम्मा तो मतलब सपोर्ट ही करते हैं। मैंने बोला हाँ कर ले, तेरे को जैसा ठीक लगता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट किया, बट पढ़ने का मन नहीं करता इतना जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आया हो। ऐसा होता है ना, रिज़ल्ट आ जाए तो कंफर्म हो जाए कि अब मुझे पढ़ना ही है यही, क्या पता होना है नहीं होना है। तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मैं आई प्रॉपर ऑप्शनल प्रिपेयर करने में। तो मैंने सोचा कि मैं अपना पहला महीना पूरा ऑप्शनल में दूंगी। देखो मेरा रिज़ल्ट कब आया था, मेरा एग्ज़ाम ही फेब में हुआ था, मिड मार्च में रिज़ल्ट आया था, एंड मेरे पेपर्स थे 31 जुलाई से। और बीच में मैंने यूपीएससी भी दिया, उसमें मेरा 1 महीना गया, और बीच में जम्मू एंड कश्मीर की वॉर भी चली थी जिसमें मेरे 1 डेढ़ हफ्ता गया। तो मतलब मेरा मई तो पूरा ऐसे ही गया समझो। और मिड मार्च में तो मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल से मैंने सही से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मेंस की, तो अप्रैल मई ऐसे ही गया, एंड देन जून, एंड देन जुलाई। जुलाई में मेरे 31 से एग्ज़ाम, सॉरी 23 से एग्ज़ाम थे, तो मतलब हाफ जुलाई लगा लो। तो मतलब मेरे पास लगभग 2.5 महीने थे जिसमें मैंने ये प्रिपेयर करना था, 2.5 महीने। तो मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले मैं अपना ऑप्शनल करती हूँ, क्योंकि मैंने नया स्टार्ट किया। तो मैंने ना 1 महीना पूरा ऑप्शनल को दिया, जिसमें मैंने जीएस को हाथ तक नहीं लगाया, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मेरे को इतना था कि ठीक है, मैंने अपना जीएस पिछले अटैम्प्ट में प्रिपेयर कर रखा है, तो सिलेबस तो वही है, नोट्स तो वही यूज़ होंगे, बस मुझे करंट अफेयर्स को ऐड ऑन करना है, उसके अलावा मेरी सब चीज़ें सेम है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट किया, और मेरे को था कि लेक्चर्स देखने में बहुत टाइम जाता है, तो मेरे को वो टाइम नहीं वेस्ट करना है, मैं सीधा नोट से पढ़ूँगी, बाकी मैं समझ लूँगी। अभी होता क्या है ना, जब आपने इतना पढ़ लिया होता है ना, जैसे मैंने सोशियो पूरा पढ़ा है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी इतनी लंबी जर्नी होती है,
तो आप फिर चीज़ों को ना समझने भी लग जाते हो। जब आप इस जर्नी में न्यू होते हो ना, आप चीज़ों को देखते हो, समझते हो, तो आपको समझ नहीं आती, आपका ऐसे माइंड नहीं बनता। तो मेरे को लगा मैं कर लूँगी, मैं ऐसे करने लगी। ठीक है, बहुत सी चीज़ें मुझे समझ आ रही थी, लेकिन बहुत सी नहीं भी आ रही थी। ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये टॉपिक उठाया है, या फिर मतलब इसको कैसे समझना है। तो ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं एक टॉपर्स के नोट्स लेकर रखूँगी और उनको रेफ़र करूँगी, क्योंकि उन्होंने मतलब काफ़ी चीज़ों से बनाकर मतलब मिलाकर बनाए होते हैं, और इस टाइम पे मुझे स्मार्ट वर्क ही करना है, हार्ड वर्क का टाइम नहीं है। तो मैंने एक उठाए अपाला मिश्रा मैम के नोट्स, क्योंकि उनके काफ़ी अच्छे हैं, हैंड राइटिंग अच्छी है। और एक मैंने उठाए थे नारायण अमित सर के नोट्स, जो कि अच्छे हैं, काफ़ी काफ़ी वो हैं, बल्कि हैं। थोड़ी राइटिंग का इशू है उनका, मतलब मेरे को ऐसे फिर पढ़ने में मुश्किल होती है, थोड़ा अच्छा ना हो तो। पर ठीक है, अच्छे नोट्स हैं, बट बहुत बल्कि हैं। अगर आपको ऐसे कंसाइज नोट्स चाहिए अच्छे प्रॉपर, तो अपाला मिश्रा मैम के काफ़ी अच्छे हैं। बट कुछ टॉपिक्स के हैं, जैसे थिंकर्स के आई थिंक उनके नहीं हैं। जितने हैं उतना आप उनकी हेल्प ले सकते हो। मैंने तो वो दिल्ली से मटेरियल मंगवा लिया था, एक अपाला मिश्रा मैम के नोट्स का और एक लेवल अप आईएएस के नोट्स का। बस बाकी जो थे वो मैं ऑनलाइन ही देख रही थी। तो जब मैं पढ़ने लगी तो मेरे को ऐसे लगा कि मतलब कुछ कमी रह रही है। मैं खुद से पढ़ रही हूँ, बट मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं बन पा रही, प्लस अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, मुझे नहीं पता चल रहा है सिलेबस क्या। तो मैंने बोला यार, ऐसे करने से अच्छा है मैं एक मतलब डीप डाइव ले ही लूँ और लेक्चर्स ही देख लूँ कुछ। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था, तो इतने में एक मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई हेल्प चाहिए, या मतलब कि लेक्चर्स का मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए होगी मेंस के लिए तो मुझे बताना। तो मैंने उनको बोला कि यार अगर आपको कोई लेक्चर्स मिले तो वो मुझे बताना, बाकी मेरा सब ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक मतलब टेलीग्राम ग्रुप का बताया जहाँ पे लेवल अप आईएएस के लेक्चर्स थे। तो अभी तो शायद ग्रुप नहीं है, या मे बी हो, बट वहाँ पे थे, तो मैंने वो सेव कर लिए। मैंने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया था, मतलब पेमेंट करके कोई बैच ज्वाइन नहीं किया था, टेलीग्राम से ही था। तो मैंने लेवल अप आईएएस के करणदीप सर के सारे लेक्चर्स देखे। 140 के अराउंड लेक्चर्स थे, एंड 1 घंटा से तो ऊपर ही थे सब, 2-2.5 घंटे के होते थे। मैंने हर एक लेक्चर 2x की स्पीड से देखा है, और मैंने साथ में नोट्स भी बनाए हैं। मुझे था कि हम सिर्फ लेक्चर्स देखें ना तो समझ नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं, तो मैंने साथ साथ में नोट्स बनाए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने मेरी स्पीड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2x पे ही मैं नोट्स बनाती थी, हाँ बीच बीच में जब ज़्यादा स्पीड हो रही है तो मैं कम कर लेती थी, बट मैं 2x पे ही मैंने नोट्स बनाए। और इसको मेरे को 1 महीना लग गया। अब आप खुद सोचो, 140 लेक्चर्स को मैंने 1 महीने में किए हैं, मतलब ईजी तो नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। 3 महीने के कोर्स को 1 महीने में करना, समझना, नोट्स के साथ रिवाइज़ करना, बट मैंने किया किसी तरीके से, क्योंकि होता है ना कभी कभी अपने में कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब मैं दिन में 12, 13, 14 घंटे ऐसे पढ़ती थी। सुबह उठ रही हूँ, उठते ही बैठ रही हूँ लेक्चर करने के लिए, 2-3-4 लेक्चर किए, फिर उसके बाद खाने की थोड़ी सी ब्रेक, फिर वापस पढ़ने बैठ रही हूँ, फिर रात तक लेक्चर्स लेक्चर्स लेक्चर्स। मैंने पूरा 1 महीना मतलब 30 डेज़, और ऐसा नहीं है कि हर एक दिन सेम होता है, कभी जैसे मतलब 5-6 दिन पढ़ के फिर एक दिन ऐसा भी चला गया जब मैं नहीं पढ़ रही, या उस दिन सिर्फ एक ही लेक्चर देख पाई, मन नहीं करा पढ़ने का, तो ऐसे बीच में 2-3 दिन होंगे। बट उसके अलावा पूरा महीना बहुत ही ऐसा होता है ना रूथलेस गया। सुबह उठ के बैठ रही हूँ शाम तक, मतलब ऐसे ऐसा था कि इस बार तो मतलब अपना बेस्ट देना जितना हो सकेगा। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें कर ली, मतलब बहुत प्रोडक्टिव मंथ था वो मेरा। मैंने लेक्चर्स बनाए, उसके साथ नोट्स बना लिए सारे, क्योंकि नोट्स तो मैंने कहा ठीक है मतलब पढ़ने के लिए अच्छे हैं। उसके बाद फिर मेरा जब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद अप्रैल हो गया, देन मई आ गया। मई में पहले तो JNK की वो वॉर चल गई, तो मैं हमें ऐसे थोड़ी देर के लिए जाना भी पड़ा कहीं। हमारे तो घर के पास आवाज़ें आती थी, पढ़ा ज़्यादा नहीं था, ब्लैकआउट हो जाता था। 1-1.5 हफ्ता तो उसी में गया, सब ऑपरेशन सिंदूर ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर पहले मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं दूंगी, पर फिर वापस से पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि दे लेते हैं इस बार, तो मैंने वो भी दे लिया। तो अब जब वो देना है तो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने फिर वॉर के बाद सीधा यूपीएससी प्रीलिम्स का पढ़ना स्टार्ट किया, और मेरी मेंस की प्रिपरेशन वहीं रुक गई। वो मैंने दिया अटैम्प्ट, फिर जब आप एग्ज़ाम देते हो तो 1-2 दिन तो ब्रेक लेते हो थोड़ी, तो मैंने वो 1-2 दिन ब्रेक ली। मैंने इस बार कोई भी आंसर की चेक नहीं की, मुझे पता है देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, प्लस अपनी ही एनजाइटी बढ़ाने वाली बात होती है। मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, 1 दिन ब्रेक ली, और उसके बाद मैं वापस मेंस पे लग गई। तो मतलब मई मेरा लगभग इसी में गया। आई थिंक 28 मई को था यूपीएससी का प्रीलिम्स, तो या 29 को, मतलब यही था, सॉरी अगर गलत बोल रही हूँ तो उसके बाद वापस मैं इसमें लग गई। अब मेरा जून आया, तो अब मेरे को था कि मेरे को जीएस भी करना है। फिर मैंने जीएस और ऑप्शनल थोड़ा साथ लेकर प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। जीएस में ना पहले मैंने थोड़ा डिटेल में जाऊँ, अच्छा एक और चीज़ मुझे बतानी है। जैसे मैंने ना सारथी आईएएस का बैच ज्वाइन किया था, ठीक है, मेंस का,
लेकिन मैं सच बोलूँ तो आई डिडेंट यूटिलाइज इट एट ऑल। बस एक एथिक्स के लिए मैंने उसको यूज़ किया, सिर्फ एथिक्स के लिए। बाकी मैंने किसी भी चीज़ के लिए नहीं उसको यूज़ किया। स्टार्टिंग में बिल्कुल जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मैंने थोड़े ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे थे। बाकी उसके अलावा मैं नहीं देख पाई, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं GS3 कर लूँगी वहाँ से, मतलब शिवेन सर से पढ़ लूँगी, नोट्स देख लूँगी। मैंने स्टार्ट भी किया थोड़ा करना, बट ना मेरे को बहुत लेंदी लगा और मेरे को लगा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो जैसे आप मेरे से साथ ही इसका भी रिव्यू मांगते हो, बहुत अच्छा कंटेंट है, लेक्चर्स अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन लेंदी बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे को लगता है अगर आपके पास टाइम है ना, जैसे आप 1 साल का लेकर चल रहे हो, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप जैसे प्रीलिम्स के बाद सोच रहे हो, तो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा कंटेंट है, कंटेंट ओवरलोड है, इतना आप रिटेन ही नहीं कर पाते हो। तो मेंस में ना ऐसा होना चाहिए, आपको ना चीज़ें रटी होनी चाहिए। मतलब सच में मैं आपको कह रही हूँ, आपने मेरी सीरीज़ देखी होंगी, वो 8 दिन की मैंने डाली थी, मतलब 8 सीरीज़ थी शॉर्ट्स में। एक नोटबुक थी मेरी, उस पर मैंने ना सारे फैक्ट्स बनाए थे। मैंने उसको रोज़ रिवाइज़ किया, रोज़ रिवाइज़ किया, मैंने उनको रिकॉल करने की कोशिश की, और वही मैं लिख पाई हूँ पेपर्स में। वो चीज़ें मैं लिख पाई हूँ जो कि मैंने रिकॉल की हैं। देखो, जर्नल आंसर आप लिख लोगे। अब सपोज़ क्वेश्चन है कि अर्बन रूरल डिवाइड है, ठीक है। सपोज़ ऐसे है कि अर्बन, या ऐसे समझ लो क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ा अर्बन एरिया पे और रूरल एरिया में, ठीक है। अब आप एक जर्नल आंसर तो लिख लोगे कि ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज आई, यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे मतलब हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ा, ऐसे आप जनरल पॉइंट लिख लोगे। बट मेंस इज़ ऑल अबाउट आपका कंटेंट, आपने कितनी वैल्यू एडिशन की है। तो उसमें आपको डाटा डालना है, उसमें आपको फैक्ट्स डालने हैं, स्कीम्स डालनी है, बजट की चीज़ें डालनी है, ऐसे कमिटीज़ डालनी है, ये सब चीज़ें डालनी है ना, यही मार्क्स दिलाती हैं। फ्लो चार्ट्स डालने हैं। तो जर्नल आंसर का गेम है ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस पे हम कह सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन है कि जिसमें आपने नहीं पढ़ा या आपको नहीं आता, उसमें आप कुछ भी जर्नल लिख के आ गए कि चलो एक आधा नंबर मिल जाए। उसके अलावा हर एक चीज़ में ना कुछ हट के होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो मैंने ऐसी कोशिश की कि मैं ऐसी चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ जो कि मेरा आंसर अलग बनाए। तो मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, एक तो मैंने नीति आयोग का जो SDG का आता है रिपोर्ट, वो मैंने देखी थी। उसकी मैंने स्कीम्स का एक पेज बना लिया था, हर एक मतलब जो जितने भी SDG गोल्स होते हैं उसके अंडर एक स्कीम्स का वो बना लिया था। कुछ पॉइंटर्स, कुछ अच्छी अच्छी लाइंस, वो सब बना ली थी। उसके बाद मैंने बजट का नोट्स अच्छे से बना लिए थे, इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स अच्छे से बना लिए थे। उसके बाद एक शून्य आई एस जो भी बोलो, उनकी डाटा फैक्ट्स की नोटबुक आती है, उससे मैंने एक डाटा पूरी बुकलेट बना ली थी, जिसमें हर एक चीज़ से रिलेटेड डाटा था। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, वेमेन, चिल्ड्रन, मतलब हर एक चीज़ से रिलेटेड, पॉलिटी में हर एक चीज़ से रिलेटेड। बट ये डाटा जो होता है ना, ये एक बार में नहीं याद रहता, बिल्कुल भी नहीं याद रहता। बहुत बार रिवाइज़ करना पड़ता है, इनको याद करना पड़ता है बिल्कुल ऐसे मन से। जैसे मन में मैं तो ऐसे करती थी, जैसे अब कॉपी बंद की, अब सोच रही हूँ कि एग्रीकल्चर में मैंने 10 पॉइंट्स याद किए थे, कौन कौन से 10 पॉइंट्स थे। बार बार रिकॉल करोगे तभी याद आएगा। ये सब किया। उसके बाद कमिटीज़ की अलग से रिपोर्ट बना ली थी कि जो भी कमिटीज़ है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये है, ठीक है, अगर ये चीज़ आएगी तो इससे ये कमिटी मेरे को मेंशन करनी है। उसके बाद जितने भी छोटे छोटे फैक्ट्स थे मैंने सब उसमें लिख लिए थे, कुछ अच्छे पॉइंट्स। फिर मैंने इंडिपेंडेंस डे स्पीच और रिपब्लिक डे स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, उसके कुछ पॉइंट्स लिख लिए थे। फिर अपनी स्टेट से रिलेटेड, जैसे मुझे पता था कि अभी ये वॉर हुई है, इस पर क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया था। फिर एक चिनाब ब्रिज की इनाग्रेशन हुई थी, जो कि हाईएस्ट ब्रिज है एशिया का, तो वर्ल्ड का। तो उसके ऊपर मुझे लगा था कुछ क्वेश्चन आएगा, तो मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया था। तो बाकी ऐसे मतलब, और एक और कोई चैनल था यूट्यूब पे मुझे मिला था, वहाँ पे उन्होंने मेंस के रिलेटेड काफ़ी पॉइंटर्स डाले थे, तो मैंने वो सब बना लिया था। तो ये मेरी एक डाटा बुकलेट थी जो कि हर एक पेपर में यूज़ होने वाली थी, और जो मैंने अच्छे से बना ली थी। ये सब किया। उसके बाद मैंने बताया आपको, जैसे मैंने साथिया से पढ़ने की कोशिश की, बट मुझे लगा कि अभी पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, तो मैंने उनको छोड़ दिया वहीं पर। मैंने कहा ज़्यादा करने से अच्छा है कि कम करके जाओ, रिवाइज़ करके जाओ। जो कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा करने की कोशिश में ना कुछ चीज़ें मतलब मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा मुझे फ़ील होता है अभी भी। बट ठीक है, इंसान ऐसा चाहता है कि वो ज़्यादा कर ले, ज़्यादा अच्छा पढ़ ले, बट बाद में रियलाइज़ होती हैं चीज़ें। तो वो तो ठीक है, मतलब हर बार आपको कुछ ना कुछ तो लगेगा कि हमारी कमी रह गई थी। बाकी मैंने GS के लिए करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने विजन की 1 साल की मैगजीन्स उठाई, क्योंकि उस टाइम पे मेंस 365 नहीं आई थी। प्लस मुझे था कि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं 1 साल की उठाती हूँ। मतलब मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी। मैंने वैसे बुकलेट्स भी मंगाई थी दिल्ली से, लेकिन
मतलब पढ़ा नहीं गया मुझसे, मैंने आईपैड में ही पढ़ी। और उस पर पहले एक बार मैंने पूरी रीड की और फिर मैंने ना उनके नोट्स बना लिए। एक रजिस्टर लगाया उसमें, जैसे इकॉनमी, एक साल जैसे सपोज़ मैंने स्टार्ट किया इकॉनमी, तो इकॉनमी की मैगज़ीन एक साल की उठाई पहले। जैसे मतलब जैसे मेरे जुलाई में पेपर थे ना, तो मैंने जून तक की मैगज़ीन्स की थी। जून की मैगज़ीन उठाई, उसमें जो इकॉनमी का सेक्शन है उससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही है मुझे मेंस की, वो लिखी। फिर पिछले मंथ की उठाई, ऐसे की। तो ऐसे करके मैं पीछे को आती थी एक साल तक। तो मैंने एक साल की पूरी मैगज़ीन्स की हैं, हर एक सब्जेक्ट की, उसके नोट्स बना लिए। एक वो मेरी नोटबुक होगी बस। उसके अलावा मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं बेसिक कर पाऊँ। बाकी मैंने जो अपने पिछले अटैम्प्ट में चीज़ें बनाई थी ना, जो पिछले अटैम्प्ट में नोट्स बनाए थे, मैंने उन्हीं को यूज़ किया, उन्हीं को रिवाइज़ किया। बाकी कुछ ऐड ऑन की चीज़ें, जैसे GS1 में थोड़ा अपना स्टेट का पढ़ के गई थी, ये सब किया। और साथ ही साथ मैं ऑप्शनल भी कर रही थी रिवाइज़। अभी मेरे को ऑप्शनल का थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ के नोट्स बनाए थे, बट वो चीज़ें इतनी सही से कंसोलिडेटेड नहीं थी। प्लस आपके पास ना पेपर से पहले बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और उन शॉर्ट नोट्स को भी आपने एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज़ किया होना चाहिए। मतलब ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में चीज़ें थी। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने सोशल के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनको रिवाइज़ भी किया था, बट इस अटैम्प्ट में ये चीज़ मैं नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम, टाइम की कमी। और मेरे को इतना ऐसे लग रहा था कि यार ये चीज़ रह गई। फिर था कि चलो ठीक है, मेरे को था कि अब मुझे ये टेंशन अपने पे नहीं आने देनी है। मैं ऑप्शनल भी पढ़ रही थी जब मैं GS पढ़ रही हूँ, लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए पाई। कुछ चीज़ों के मैंने बना लिए थे, जैसे मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन के बना लिए थे, GS2 में भी कुछ चीज़ों के बना लिए थे। तो कुछ कुछ टॉपिक के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, बट कुछ पूरे के मैं नहीं बना पाई थी। एंड मैं ना बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ। मतलब ये एक आप वो भी कह सकते हो कि थोड़ी सी बैड क्वालिटी है, लेकिन मेरे में है। अगर कुछ करना है तो बहुत अच्छे से करना है, नहीं हो रहा तो मेरी टेंशन हो जाएगी। मतलब पढ़ रही हूँ तो 12 घंटे पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। तो इस टाइप से कुछ करना है तो फिर वो बेस्ट करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ऐसी मेरे में है थोड़ी चीज़ें। तो ये सब हुआ। उसके बाद मेरे आगे एग्ज़ाम टाइम। अब मेरी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं, मेरी फैक्ट्स नोटबुक प्रिपेयर हो चुकी है, और प्लस मैंने अपने जो बेसिक नोट्स मेरे पिछले अटैम्प्ट के थे मैंने वही यूज़ किए, वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। एथिक्स में मैंने थोड़ी चीज़ें ऐड की, क्योंकि एथिक्स जो है, और ऐसे भी ऐसे का भी बताती हूँ। एथिक्स भी मैंने लास्ट अटैम्प्ट में जो क्वेश्चन बना मतलब नोट्स बनाए थे, मैंने उन्हीं को किया अच्छे से। वाजीराम से बनाए थे, वाजीराम की मैंने बुकलेट यूज़ की थी एथिक्स के लिए लास्ट टाइम। और इस बार मैंने, हाँ मतलब उनका सारथी IAS में जो सर हैं मुदित जैन सर, उनके नोट्स किए थे। उनका अच्छा पढ़ाया उन्होंने एथिक्स में, तो मैंने उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। उसके अलावा यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू जो भी करंट की एग्जाम्पल्स चल रही थी उसके ऊपर नोट्स बना लिए थे। और रही बात एस्से की, तो एस्से में मैंने पिछली बार भी कुछ खास नोट्स बनाए नहीं थे, बट इस बार मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया, अंडरस्टैंड UPSC का एस्से का मटेरियल यूज़ किया, वो अच्छा था। अंडरस्टैंड UPSC का बाकी मटेरियल भी अच्छा था। ऐसा है कि आप उसको ना, जैसे प्रीलिम्स के बाद आपके पास टाइम कम है, अब आपको चाहिए एस्से के लिए, एस्से भी नहीं किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको अब नोट्स चाहिए, तो अब आप अंडरस्टैंड UPSC पे जा सकते हो। वो इस टाइप से हैं कि आप हैंडी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। साथ ही इसके तो बहुत वाइड नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, कंटेंट रिच हैं, बट टाइम चाहिए उसके लिए। तो मतलब मैंने लिया था बैच, बट मैंने उसको नहीं यूज़ किया जितना करना चाहिए था, बस एक एथिक्स के लिए यूज़ किया। और बाकी जैसे मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किया था, तो वो तो हमारे में आते नहीं इतने क्वेश्चन, तो वो मैं पढ़ के ही नहीं गई थी, और इस बार भी नहीं आया। बाकी ज्योग्राफी वगैरह के लिए किया था, मतलब इतना यूज़फुल मुझे नहीं रहा, बस एक एथिक्स के लिए ही मैंने यूज़ किया, तो वो मैं बता रही हूँ। बाकी मैंने नहीं देखा, सच बोल रही हूँ। क्या ही मतलब बोलना कि मैंने कुछ किया, मतलब जितना किया उतना बता रही हूँ आपको। उसके बाद अंडरस्टैंड UPSC का मटेरियल अच्छे थे, बट वही था ना, देखो आप मटेरियल का क्या कर लोगे जब आपके पास टाइम ही नहीं है। तो जब टाइम कम है ना, तो आपको बहुत बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, लिमिटेड चीज़ें लेकर, और वैसी चीज़ें लेकर जो कि आपको मार्क्स दिलवाएंगी, बस वही लेके चलना है। और ऐसा नहीं है कि यार आपके पास प्रीलिम्स के बाद टाइम कम है, वैसे मेरा तो अलग ही केस चल रहा था कि प्रीलिम्स के बाद इतनी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, एक नया ऑप्शनल प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर करना है। बट जब आप पिछले साल भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, हमारे साथ होता क्या है, जो कि मेरे साथ भी होता था, व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम ना, जैसे हमें दिख रहा है कि हमारा एग्ज़ाम अगले साल है, हम ना ऐसे करते हैं कि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम उसी के पीछे पड़ गए हैं, उसके अच्छे से डिटेल्ड नोट्स बना रहे हैं। मतलब मैं तो ऐसे किया करती थी स्टार्टिंग में, कि उसके डिटेल नोट्स बना रहे हैं, उसको छोड़ ही नहीं रहे, हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम इसको करके ही निकलेंगे, अब ये तो मतलब इतना अच्छे से कर लेना है कि इसमें एक भी क्वेश्चन आ जाए। बट ऐसे नहीं चलता, मेंस में ऐसे नहीं चलता। अगर आप ऑप्शनल भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, कोशिश करो कि उसको एक बार ख़त्म करो, जैसे तैसे करो, चाहे आप चीज़ें बेशक छोड़ दो या
चीज़ों को डिटेल में ना जाओ या कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहे तो उसको थोड़ा छोड़ दो, बट एक बार ओवरव्यू लो। जैसे जैसे आप ओवरव्यू लोगे ना, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड ऑन करो। जैसे सपोज आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो, फिर उसमें चीज़ें ऐड करो, फिर टॉपिक के थोड़ा और डिटेल में जाओ। तो इस टाइप से कर सकते हो। मतलब चीज़ों को ना ऐसे पकड़ के नहीं बैठना है, इसमें एक टाइम बाउंड मैनर में चीज़ें करनी है। अभी देखो मतलब जैसे एक वो कहावत भी है ना कि हमारे पास जितना टाइम होता है ना, हम उसके हिसाब से ही अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। एक इंसान मतलब सेम अगर अमाउंट ऑफ काम है, सपोज़ 100 यूनिट्स ऑफ वर्क है, आप एक इंसान को बोल रहे हो कि आपको 10 दिन में करना है, दूसरे इंसान को बोल रहे हो आपको 1 महीने में करना है। जिसको 1 महीने में करना है ना, वो फिर 1 महीना ही लगाएगा उस चीज़ को करने में, और जिसको 10 दिन में करना है वो फिर 10 दिन में भी कर लेगा जैसे तैसे। तो ये चीज़ भी होती है। तो जैसे मैंने ऑप्शनल के लेक्चर्स थे, 140 लेक्चर्स थे, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता तो मैं तो मतलब उसको मज़े मज़े से करती, रोज़ का एक आधा करती, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट भी करती, तो मैं उसको मे बी 3 महीने लगाती। बट जब मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने उस चीज़ को 1 महीने में कर लिया। तो इसलिए मतलब कभी कभी ना अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए, अपने पोटेंशियल को, जो कि हिडन है हमारे अंदर है, बट कुछ चीज़ों की वजह से हम उसको ओवर पावर कर देते हैं। और वो चीज़ें हमारी तभी आती हैं जब हमारे ऊपर वो मतलब मुसीबत आती है। तो वो चीज़ों को रियलाइज़ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, कहाँ पे थी मैं? एक तो भूल गई मैं कहाँ पे थी। हाँ, तो मैंने, हाँ मतलब ऐसे ऐसे करके मैं एग्ज़ाम तक आ गई। हाँ, मैं साथ ही इसका बता रही थी कि मैंने इतना यूज़ नहीं किया। एसए का मैंने बताया आपको कि मैंने अंडरस्टैंड यूपीएससी का यूज़ किया। उसके अलावा ना एक टेलीग्राम पे चैनल था, है एक अभी भी शायद से वो, पता नहीं, रुको मैं देख के बताती हूँ। तो उसके ऊपर वो अच्छा है, वहाँ उन्होंने ना ऐसे चैनल्स बना रखे हैं इसके लिए, एसए के लिए और साथ में एथिक्स के लिए। वो अनिमेश प्रधान सर है ना, उन्होंने ही मतलब अपने चैनल में डाला था। तो मैंने ज्वाइन तो किया था, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा वैसे। तो वो मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें काफ़ी अच्छा था। वेट वेट वेट, मुझे दिख ही नहीं रहा वो चैनल। अनिमेश प्रधान सर हैं, हाँ ये आ गया, ये था। जैसे था लेटर एंड स्पिरिट यूपीएससी एसए सिविल्स डेली, सॉरी हाँ सिविल्स डेली है ना, जो सिविल्स डेली का एक एथिक्स का चैनल है और एक एसए का चैनल है। तो उस पर ना वो ऐसे मॉडल एसेज डालते थे और काफ़ी अच्छे होते थे वो। बाकी बुक्स वगैरह में इतने बेकार होते हैं, उनके काफ़ी अच्छे होते थे मॉडल एसेज। एथिक्स के ऊपर भी था, बट एथिक्स का मैंने फॉलो नहीं किया था, मैंने एसए का फॉलो किया था। तो ऐसे में जितने भी उनके थे तो मैंने रीड किए वहाँ पे और उनके नोट्स बना लिए थोड़े से। फिर एंड में मैंने आपको सीरीज़ में भी दिखाया था कि मैंने एंड में शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, अंडरस्टैंड यूपीएससी के भी नोट्स से और इनके भी नोट्स से मिलाकर। बाकी मैंने कुछ टॉपर्स के एसेज भी रीड किए थे, तो वहाँ से भी मुझे कुछ अच्छे पॉइंटर्स मिले, तो मैंने वो नोट कर लिए। ऐसे का यही है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की और ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है सबसे पहले। मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी तक मैं कितने ऐसे लिख चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, मतलब यूपीएससी पैटर्न के। जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो उसके पहले मैं प्रैक्टिस के लिए आई थिंक 2-3 ऐसे लिख कर गई थी, 3 ही लिखे थे शायद से। फिर मैंने एग्ज़ाम में 2 ऐसे लिखे। फिर इस बार पेपर हुआ तो मैंने एक ही प्रैक्टिस किया था, मैं सच बोल रही हूँ, तो मैंने एक ही ऐसे लिखा था। और उसके बाद सीधे पेपर में लिखे 2 ऐसे। तो एक तो हाँ, एक ऐसे लिखा था, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग मैंने 3-4 ऐसे की थी। ब्रेन स्टॉर्मिंग इंपॉर्टेंट है। तो मतलब लगभग मैं अभी तक 5-6-7-8 ऐसे लिख चुकी हूँ। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे लिखना था ना, मेरे लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये थी कि कैसे लिखना है भाई 12 पेजेस का ऐसे, हाउ, मतलब एक टॉपिक के ऊपर आप कैसे लिखोगे। बट यही एक आर्ट है, आपको जो टॉपिक मिला है ना, आपको उसको पहले ब्रेनस्टॉर्म करना है, हर एक आस्पेक्ट में उसको सोचना है। एक पेज लेना है, उस पर हर एक आस्पेक्ट में उसके पॉइंट्स लिखने हैं और फिर उसको अच्छे से मोल्ड करके पेज पे लिखना है। अब तो ऐसा होता है कि पेजेस कम पड़ जाते हैं और चीज़ें लिखने के लिए अभी भी बची होती हैं, फिर आप उसको शॉर्ट करके लिखते हो। तो मतलब ये भी एक मतलब चीज़ है जो आपको करनी है। कभी कभी हमारा एक डर होता है कि हम कैसे करेंगे, उस डर को जितना जल्दी निकाल लोगे ना करके, उतना ईजी रहता है। बस कूद जाओ, निकाल दो उस डर को। तो इस तरह से मैंने ऐसे किया था। और एथिक्स का भी बता दिया, जीएस का मैंने बता दिया, मैंने पिछले ही अटेम्प्ट के नोट्स यूज़ किए थे, प्लस मैंने करंट अफेयर्स किए थे 1 साल के। और उसके अलावा मैंने ऑप्शनल बता दिया मैंने क्या, हाँ ऑप्शनल के लिए मैंने जो, हाँ उसके बाद क्या हुआ रुको फिर बताती हूँ। अभी जब मेरा एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो अब मेरे को ऑप्शनल का, मैं, मेरे खुद के नोट्स तो हैं, बट मेरे खुद के नोट्स ना इतने ऐसे वो नहीं है, कंसोलिडेटेड नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे हैं बट कंसोलिडेटेड नहीं है।
तो मैंने अपारा मिश्रा मैम के नोट्स यूज़ किए, बट वो भी सब चीज़ों के लिए नहीं थे। फिर मेरे को एक मटेरियल मिला, विजन की वैल्यू एडिशन मटेरियल बुकलेट्स आती हैं 2, जो कि इस बार मेंस के लिए भी आती हैं, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए एंथ्रो की। यार वो कितना अच्छा कंटेंट है, वो दोनों पीडीएफ्स इतनी अच्छी है ना। अगर आपको लिमिटेड टॉपिक चाहिए रिवाइज करने के लिए हर एक टॉपिक में, बहुत अच्छी है वो। उसमें इतना अच्छा लिखा है, कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स उसमें बहुत कम है, लेकिन मैक्सिमम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा ये मुझे पहले क्यों नहीं मिली, बट ठीक है, मैंने उससे काफ़ी हेल्प ली। तो कुछ फिर मैंने बहुत मिक्स मैच करके पढ़ा, कुछ चीज़ें मेरे नोट्स की, कुछ अपाला मैम के नोट्स की और कुछ विजन के मटेरियल की। इन तीनों को मिलाकर मैंने ऐसे मतलब अपने सिलेबस में ही लिख लिया था कि मुझे कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है। कुछ चीज़ों के मेरे पास नोट्स भी थे, जैसे मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन को शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, बिकॉज वो तो पता था मुझे कि ऐसे याद होने से रहा। तो ये सब मैंने किया। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, तो जीएस वगैरह सब अच्छे गए। बहुत हेक्टिक होते हैं मेंस इस बार, वैसे हमारा एक एक एग्ज़ाम था तो वो सही रहा, बट बहुत हेक्टिक होते हैं। थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो, बट स्टिल आपको पढ़ना है। और इस टाइम आते आते ना, पता है कैसी फीलिंग होती है कि बस अब ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम्स। मतलब तंग आ जाता है इंसान, इतना पढ़ के ऐसा लगता है कब हमें छुटकारा मिलेगा। आप ब्रेक भी ले रहे हो ना, उसमें भी आपका दिमाग ऐसे मेंटली एग्जॉस्टेड ही फील करता है। तो मतलब ये सब चीज़ों से डील करना पड़ता है। तो मतलब जब मेंस ख़त्म होते हैं ना, तो ऐसा लगता है हे भगवान वापस अब मेंस ना देने पड़े, ऐसी सिचुएशन होती है। पर ठीक है, जो लाइफ ऑफ़र करेगी उस चीज़ को हम देखेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो ये सब मेरे जीएस के पेपर सब सही गए। बाकी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मतलब मेरे सही गए। बीच में बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, बट मैं तो ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी लिख कर आ जाऊँ जितना मेरे को आता है। बट मैं स्पीड तो मेरी अच्छी है ही, तो जिनकी नहीं है उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरी अच्छी है पहले से ही, तो मैं और भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। साथ में स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको बहुत स्पीड में लिखना पड़ता है। तो मतलब मैंने तो बहुत मतलब इतना फास्ट लिखा है ना चीज़ों में। एक पेपर में तो शायद से लास्ट क्वेश्चन में, हाँ एथिक्स में लास्ट एथिक्स बहुत लेंदी आया था इस बार। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैं बहुत ही कम लिख पाई, मतलब 10 नंबर वाले में मैंने केस स्टडीज़ पहले की थी। 10 नंबर वाले में मतलब मैं 3-4 पॉइंट से लिख पाई, इतने में टाइम हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ो। तो ऐसे भी होता है, मतलब लेंथी पेपर्स होते हैं, बहुत लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ना सच में सोचने का टाइम नहीं होता है आपको, वहाँ पे इतना क्विक एक्शन करना पड़ता है ना। वो तभी होगा जब मल्टीपल रिवीजन्स, इतनी रिवीजन्स प्रीलिम्स में भी नहीं चाहिए जितनी मेंस में चाहिए। प्रीलिम्स में तो ऑप्शन देख के चीज़ें याद आ जाती है, मेंस में नहीं आती हैं। तो इसलिए मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। ये सब हुआ, फिर मेरा आता है ऑप्शनल का पेपर। जब मेरा ऑप्शनल का पेपर 1 था तो मैं बहुत पैनिक कर गई थी पहले दिन, क्योंकि मेरी चीज़ें कंसोलिडेटेड नहीं थी, मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे। तो मेरे को लग रहा था क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी। तो बट फिर कैसे तैसे करके मैंने वो दिन निकाला, मैंने की चीज़ें और ठीक गया पेपर। फिर ऐसे पेपर 2 भी किया, ठीक गया। मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसे रियलाइज़ हो रहा था कि मैंने क्यों शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, बट ठीक है, टाइम भी नहीं मिल पाया था। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर से पहले आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ऑप्शनल के, और वो भी एटलीस्ट 1 टाइम रिवाइज्ड। जो कि बस एक कमी मुझे अपनी पूरी जर्नी में लगी ऑप्शनल को लेकर। उस दिन तो ऐसे फील हो रहा था कि हे भगवान मैंने क्यों ऑप्शनल चेंज किया। फिर मैं पता क्या बोल रही थी, बोल रही थी मतलब यहाँ तो भगवान चाहते हैं कि मेरा इस बार क्लियर हो जाए, तभी उन्होंने मेरा ऑप्शनल चेंज करवाया। और यहाँ तो भगवान चाहते हैं कि मेरा क्लियर ना हो, तो इसीलिए उन्होंने मेरा ऑप्शनल चेंज करवाया। तो मतलब मैंने सब कुछ भगवान पे डाल दिया। तो बस अपनी नेगेटिविटी को आउटसोर्स कर दो भगवान को, अपनी पॉजिटिविटी अपने पास रखो। यही है यार, मतलब अगर आप भगवान में मानते हो नहीं मानते हो, उस चीज़ को असाइड रखो, ठीक है। बस इतना सोचो कि आप किसी चीज़ को मान के, अभी अभी मैंने एक कमेंट का रिप्लाई भी किया। उन्होंने पूछा था कि टेंशन हो रही है, तो मैंने यही चीज़ें लिखी हैं वहाँ पे भी, कि ना मतलब आप बस ऐसा सोचो कि आपका मकसद क्या है, कि आपकी टेंशन कम हो जाए, आपकी एनजाइटी कम हो जाए, और आपकी जितनी प्रोडक्टिविटी है आप उसमें बेस्ट परफॉर्म कर सको, है ना, यही है ना। तो उसमें आप क्या जो भी चीज़ें कर सको खुद के लिए वो करो। तो मैं तो यही करती हूँ कि भगवान पे छोड़ दिया सब कुछ। और ये ना एक दिन में नहीं आता कि आपने सपोज़ अभी तक आप भगवान को नहीं मान रहे हो, या फिर आप इतना बिलीव नहीं है, आज आप बोलोगे कि आप तो भगवान देखेंगे, आपको अंदर से बिलीव नहीं होगा। बट जब आप स्लोली 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 रोज़ ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती थी, रोज़ भगवान से बातें करती थी, रोज़ उनको बताती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता बिलीफ डेवलप होता है कि हाँ भगवान है, वो देख लेंगे। तो मैं बोलती थी अब आप देखो, मैं अपना देखती हूँ। बट ठीक है, उस दिन मेरे को थोड़ी दवाई भी लेनी पड़ी थी, हेडेक वाली, बहुत बुरी हालत थी मेरी। बट फिर ठीक है, मैं ऐसे जैसे करके ये पेपर भी ख़त्म हुआ, फिर मेरा सेकंड पेपर भी ख़त्म हुआ, और फाइनली मेरे मेंस ख़त्म हो गए। तो मतलब बहुत हेक्टिक जर्नी थी, बट बहुत ठीक है, चले गई जैसे वैसे गई। फिर उसके बाद अभी मैंने सोचा था कि मेरे को ब्रेक चाहिए, क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया। मतलब मैं इस साल
जैसे मेरे फेब में प्रीलिम्स थे, तो मैं जनवरी से ही लगी हूँ प्रीलिम्स में, और साथ में जब आपके ऐसे 1-2 बार प्रीलिम्स ना क्लियर हुए हों तो ऑलरेडी एंजाइटी होती है कि यार इस बार भी प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मेरा जनवरी से प्रीलिम्स में लगा था, फिर क्लियर हो गया तो मैं ऑप्शनल में लग गई, फिर उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में लग गई। तो मतलब इतना हेक्टिक गया ना ये साल। अब मुझे था कि मुझे चाहिए ब्रेक, 1-2 हफ्ता तो मैं पक्का लूँगी ब्रेक। तो मैंने अभी अच्छी खासी ब्रेक ली है, मतलब मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया है इन 15 दिनों में। कब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे? 1 अगस्त को ख़त्म हुए थे, एंड टुडे इज़ 20 अगस्त, तो ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए हैं जब मैंने, हाँ वैसे अभी 1-2 दिन से लगाया है, बट उससे पहले लगा लो आप कोई 17 अगस्त तक मैंने बुक्स को हाथ नहीं लगाया, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया पढ़ाई से रिलेटेड। बस अपना रूम वगैरह क्लीन किया और मज़े किए। बीच में मेरा बर्थडे भी था, उसके लिए आपने बहुत सी विशेज़ दी, थैंक यू सो मच। हाँ, एक और चीज़ मुझे बोलनी है कि अगर आप लोग चाहते हो कि अगर किसी की लाइफ में ऐसे उनको लोनली फील होता है या उनको लगता है कि उनको बर्थडे पे कोई विश करने वाला नहीं है, तो आप अपना बर्थडे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर किसी को उनके बर्थडे पे एटलीस्ट एक छोटा सा मैसेज भेज सकूँ, मतलब कमेंट्स में ही रिप्लाई करूँगी मैं। तो मतलब मेरे को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को पता है कैसा फ़ील होता है जब आपको बर्थडे पे कोई विश करता है। तो अगर आप चाहो तो आप अपना मतलब बर्थडे कमेंट्स में डाल दो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर साल रिप्लाई करके मैसेज करके मतलब आपको बर्थडे विश कर सकूँ। तो बस ये छोटा सा मुझे कहना था। तो बस ऐसे मेरा बर्थडे गया, उसके बाद रक्षाबंधन थी वो अच्छे से सेलिब्रेट की, उसके बाद जन्माष्टमी थी वो अच्छे से की, बाद अपने घर में थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। बस बहुत अच्छे दिन गए ये, काफ़ी रिलैक्सिंग। और मतलब पूरा पूरा दिन तो एक स्टार्टिंग के कुछ दिन तो ऐसे थे कि पूरा पूरा दिन मैं बेड पे ही पड़ी हूँ, बस फ़ोन चला रही हूँ। ऐसा होता है ना कुछ चीज़ें जो आप कब नहीं कर पाई इतना टाइम, अब आप कर रहे हो। मतलब पूरा दिन मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ, पूरा दिन मैं यूट्यूब देख रही हूँ, बट मेरे को मज़ा आया इन सब चीज़ों में। फिर थोड़ा मैंने अभी वर्कआउट करना वापस स्टार्ट कर दिया, डाइट कॉन्शियस मैं थोड़ा हो गई हूँ वापस से, क्योंकि 1 महीना मैं नहीं कर पाई थी ये सब चीज़ें। वो सब मैंने स्टार्ट किया, और अभी मैंने 1-2 दिन से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया है। तो अभी मेरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? तो अभी मैंने ना एक तो फॉर्म फिल किया है एक ईपीएफओ का। अब मुझे नहीं पता वो कैसा जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँ, तो मैं वो प्रिपेयर करूँगी अभी। और अभी मैं यूपीएससी का नहीं सोच रही, सच बोलूँ तो मेरे को नहीं पता मैं नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट दूँगी यूपीएससी का कि नहीं दूँगी। बट अभी मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि मैं थोड़ा सिविल सर्विसेज से ना थोड़ा दूर जा रही हूँ अभी। मेरे को ऐसे है कि अभी मुझे कुछ और करना है, बहुत हुआ है ये सब। और साथ में मुझे अभी इंटरव्यू का प्रिपेयर करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो अगर पॉजिटिव रहे रिज़ल्ट, होप सो, हमें तो पॉजिटिव रहना ही है। तो पॉजिटिव रहेंगे रिज़ल्ट, फिर उसके बाद 10-12 दिन में रिज़ल्ट इंटरव्यू है, तो वो फिर आना ही चाहिए। तो वो मुझे प्रिपेयर करना है, और एक ईपीएफओ प्रिपेयर करना है, और एक मेरे को थोड़ा ऑप्शनल भी देखना है अपना। तो ये मेरे 3 टारगेट हैं अभी। तो मैंने थोड़ा ईपीएफओ को स्टार्ट किया था देखना, जो कि अभी इतना सही से मैंने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है, बट हाँ आज से तो मैं कर ही दूँगी। मतलब टाइम तो लगता है यार, अभी तो ऐसे सच बोलो तो ऐसे मन भी नहीं करा पढ़ने का। इतनी ब्रेक होगी ना, ऐसे लग रहा है मज़ा आ रहा है इसमें, क्या ही पढ़ना है। बट ऐसा कर नहीं सकते, पढ़ना तो है ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ही स्टार्ट होगा। अभी जैसे 3-4 घंटे से स्टार्ट करूँगी, फिर 5-6 पे जाऊँगी, तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगी। और फिर उसके बाद जब मेरी थोड़ी प्रिपरेशन एक पेस पकड़ लेगी, तो फिर मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो भी रिकॉर्ड करने की और आपके साथ स्टडी ब्लॉग भी शेयर करने की। तो बस दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ईयर। कैसे मेरे मेंस रहे, अभी क्या फ्यूचर एक्शन है मेरा, और कैसे जा रही है ज़िंदगी। आई एम हैप्पी, आई एम काम, आई एम सेटिस्फाइड। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, और जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई कि जैसे ऑप्शनल बहुत लेट चेंज किया या करना जो भी है, बट जितना मेरे पास टाइम था उसमें मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। मेरे को पता है कि नहीं कर सकते इतना लोग, इवन मैं भी नहीं करती अगर नॉर्मल डेज़ होते, बट मैंने किया। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये सब था। कोशिश करूँगी कि आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ, थोड़ी सी मेरी पढ़ाई की पेस पकड़ लूँ ना मैं, मतलब दिन में कम से कम 6 घंटे प्लस तो पढूँ, फिर मैं शेयर करूँगी। ऐसे क्या ही शेयर करूँ। तो साथ में मैंने इतने टाइम से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया ना, तो मेरे को भी ऐसे हो रहा है कि मैं कैसे रिकॉर्ड करते थे या क्या करते थे, बट ऐसे ही हो रहा है। वो एक बार स्टार्ट करने की बात है बस। बाकी आप सब भी अच्छे से पढ़ो, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो मन लगा कर पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। जिस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया वगैरह से दूर ही रहो। हाँ, ब्रेक ले सकते हो, जैसे मैंने ली थी अभी, तो उस टाइम देख लो, बट
एग्ज़ाम्स के टाइम पे इन सब चीज़ों से दूर रहो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, दुनिया भरी पड़ी है डिस्ट्रैक्शन से, बचना है इन सब चीज़ों से। और अपना अच्छे से पढ़ते रहो एक डिसिप्लिन्ड वे से। हाँ, ब्रेक ले रहे हो उसमें जो मन करना है वो करो, बट पढ़ते भी रहो, अपना ख्याल रखो। और पढ़ाई तो होगी एक जगह, बट अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करो खुद के लिए, और लोनली फील बिल्कुल मत करो। मैंने एक बुक भी रीड की थी, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, तो अभी नहीं की थी, मतलब पहले की थी, वो काफ़ी अच्छी बुक थी, सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, तो आप वो पढ़ सकते हो। खुद से मतलब खुद की वैल्यू करो, किस तरह से आप खुद में खुश रह सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करनी है बस, मतलब काफ़ी कुछ ही शेयर कर दिया आपके साथ। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो बस एक तरह से पॉडकास्ट टाइप हो गया ये चीज़ें। बाकी आपको कुछ भी मुझसे शेयर करना हो, कुछ भी मुझसे पूछना हो, या आपके क्या व्यूज़ हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूँगी, सबको रिप्लाई करूँगी। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो देखते हैं, मिलेंगे जल्दी ही एक वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय एवरीवन।